लाइन ठीक है ना। एक सवाल होगा आपका कि एक स्फीयर है, क्या है? स्फीयर। ध्यान सुनिए, जिसका मास कितना है? m। अगर m किलोग्राम का एक स्फीयर होगा तो गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार इसका वेट कितना होगा? mg। और ये कभी हवा में रुका हुआ रह नहीं सकता, किसी भी स्फीयर को हवा में रखें कहाँ जाएगा? नीचे। लेकिन सवाल यह है कि इस स्फीयर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया। इस स्फीयर को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जिसका क्षमता कितना है? E न्यूटन पर कूलॉम। और डायरेक्टेड कहाँ है? अपवर्ड। अपवर्ड डायरेक्शन की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड चालू है E न्यूटन पर कूलॉम, जिसमें एक स्फीयर को रखा गया है। बताइए कि इस स्फीयर से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए ताकि हवा में सस्पेंडेड रहे, हवा में लटका हुआ रहे, न मतलब नीचे आए न ऊपर जाए। कितना इलेक्ट्रॉन इस स्फीयर से निकालना चाहिए? तो मान लिया जाए कि इसमें से कई इलेक्ट्रॉन निकालेंगे? n इलेक्ट्रॉन। मान लिया इसमें से n इलेक्ट्रॉन क्या किया गया? निकाल लिया गया। तो चार्ज इस पर कितना आएगा? प्लस n। अब इसका मतलब पर चार्ज कितना हो गया? प्लस n। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऊपर एक बल लगेगा, चार्ज गुने इंटेंसिटी बराबर 4। एन ई गुना इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो किसको बैलेंस करेगा? तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं एन ई बराबर एम जी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर mg/g। ठीक है, यही सवाल लास्ट में कराया हुआ होगा। ये आपका कहानी खत्म हो गया। दो टॉपिक, कूलॉम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तभी धीरे धीरे कहानी स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आते आते पूरा पहले वर्क पावर एनर्जी के बाद रिवीजन कराया हुआ है, हम थोड़ा तेजी से करा देते हैं एक बार। तो अभी तक समझ लो कि मेरा मेन उससे 3 टॉपिक खत्म हो गया। एक कूलॉम फोर्स, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। एक सवाल उसमें भी बनाया गया है कि मान लिया जाए कि एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट का मान k है और अभी स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ, किसी ने इस स्प्रिंग को खींचा नेचुरल लेंथ से कितना ज़्यादा x, तो यहाँ पर कितना बल लगाना पड़ा होगा एक्सटर्नल को, बाहरी आदमी को कितना बल लगाना पड़ा होगा। इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, F बराबर kx। F बराबर kx, क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। F बराबर kx। तो जिस समय हम बल लगाते हैं m बराबर kx, उस समय स्प्रिंग भी अंदर की तरफ बल लगा रहा होता है सेम मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट। तो लिखने वाला लिख सकता है कि माइनस kx, या तो आप डायरेक्शन अगर इधर दिखा दें तो खाली लिखिए kx, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, लेकिन डायरेक्शन एक इधर kx का है और एक kx का इधर। हम जो बल लगा रहे हैं बाहर की ओर, स्प्रिंग बल लगा रहा है अंदर की। इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि मान लिया जाए कि एक स्प्रिंग से कोई एक ब्लॉक बंधा हुआ है, एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक बंधा हुआ है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है, और यहाँ पर एक ब्लॉक बंधा हुआ है जिस पर चार्ज कितना है? q, और इस चार्ज q है बॉडी पर, इसको चालू कर दिया गया एक इलेक्ट्रिक फील्ड E न्यूटन। तो बताओ स्प्रिंग कितना फैलेगा? स्प्रिंग कितना फैलेगा? तो जब ये चार्ज q है बॉडी पर और एक इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जिस पर बल कितना लगेगा? QE। तो फोर्स का काम कौन करेगा? तो लिखाएगा QE बराबर kx। QE बराबर kx, और यहाँ से x का मान निकल जाएगा QE बाई k। ठीक है, ये भी सवाल कराया हुआ होगा। अब आते हैं मेन रूप से वर्क पावर एनर्जी। समझिए कि वर्क पावर एनर्जी का रिवीजन चल रहा है, ध्यान से खाली सुनते चलिए आप।
वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे हम लोग सही मायने में लिखते हैं कि W बराबर FS। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हम लोग सेकेंड ईयर में ना S के बदले R लिखेंगे, ठीक? क्या लिखेंगे? R। ऐसा हम लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़ने के समय बात की, वहाँ भी पढ़ना था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, सही कि नहीं? हाँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस बात को। यही बात आपको बाद में चल के वोल्टेज को समझने में मदद करेगा कि वोल्टेज क्या चीज़ है कि नहीं, वोल्ट क्या चीज़ है वास्तव में, यहीं से पता चलेगा। मेन कहानी यहीं से स्टार्ट होती, बेसिक यहीं सब कुछ। तो वर्क का मेन फार्मूला एफ आर कॉस थीटा या एफ डॉट आर, एफ डॉट आर, जहाँ थीटा है एंगल बिटवीन एफ एंड आर, एफ एंड आर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण है थीटा, और वर्क का फार्मूला एफ आर कॉस थीटा या एफ डॉट आर। लेकिन इसे फार्मूला तब लगाया जाता है जब फोर्स कांस्टेंट, फोर्स यदि फोर्स वेरिएबल हो, यदि फोर्स वेरिएबल हो मतलब कि समय के साथ साथ या तो मान बदले या तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वस्तु वैसे वैसे उसका मान बदले, तो हम लोग वर्क का जो फार्मूला लिखते हैं, वर्क बराबर एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। हाँ, वास्तव में ये स्मॉल वर्क डन हुआ, वास्तव में क्या हुआ? स्मॉल वर्क डन। हम लोग फार्मूला लगाए हैं एफ डॉट आर के हिसाब से, यह मानते हुए कि डी आर दूरी तक फोर्स क्या रहा होगा? कांस्टेंट। फोर्स कांस्टेंट रहता तब वर्क का फार्मूला एफ डॉट आर होता है, और चूंकि फोर्स यहाँ दूरी के हिसाब से क्या होगा? बदलेगा। तो छोटा सा दूरी के लिए हम लोग फोर्स को क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट, और फिर फार्मूला कांस्टेंट के जैसा लगाते हैं, एफ डॉट आर के जैसा, एफ डॉट डी आर, क्योंकि पूरी दूरी चलते चलते फोर्स कांस्टेंट नहीं है, बदल रहा है। लेकिन मान लो कि डी आर दूरी चलते चलते फोर्स क्या रहा होगा? कांस्टेंट। तो हो गया एफ डॉट डी आर, स्मॉल वर्क हुआ। कुल वर्क निकालने के लिए एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन इनिशियल से लेकर के फाइनल तक। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन मतलब कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर कोई ग्राफ खींचा हुआ है कि नहीं, तो उसका एरिया क्या बताएगा हम लोग को? वर्क। इसका एरिया बराबर क्या होगा? वर्क। ये बर्डन का मेन फॉर्मूला। इसी पर जितना भी काम होता है सब इसी पर करते हैं, या तो ये दोनों पर या तो इस पर या इस पर। सब पर अगर सवाल कराया जाए एफ आर कॉस थीटा पर, आप देख लीजिए कि मान लिया जाए एक बॉडी है, इस पर हम बल लगा रहे हैं कई न्यूटन? 10 न्यूटन, और बॉडी चला कई मीटर? 5 मीटर। तो बल का फॉर्मूला मान आएगा 50। लेकिन इसी वाले बॉडी पर अगर फोर्स का मान ऐसे लगाया जाए 10 न्यूटन, और ये कोण कितना हो? 60 डिग्री, और तब बॉडी चले 5 मीटर, तब बल का मान होगा 10 गुना 5 गुना cos 60 बराबर 25 जूल। इस फार्मूला पर बनाएं W बराबर एफ आर कॉस। अब आइए एफ डॉट आर। अगर सवाल रहे कि फोर्स बराबर दिया गया 2i प्लस 3j प्लस 4k, और डिस्प्लेसमेंट बराबर लिखा रहे i माइनस j प्लस 2k, तो हम लोग लिखेंगे वर्क बराबर एफ डॉट आर, और डॉट प्रोडक्ट का मतलब हुआ 2 गुना 1 2, फिर 3 गुना -1 -3, और 4 दूनी 8, 8 2 10 में 3 गया तो 7। सही है? इस पर फॉर्मूला बनाए एफ डॉट आर पर। कभी कभी आर का मान निकालना पड़ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है कि नहीं? मान लिया लिखा हो कि पॉइंट है 2 2 2, और यहाँ से गया 4 4 4 पर, तो ये वेक्टर का नाम होगा 4 - 2 2i, 4 - 2 2j, और 4 - 2 2, 2i प्लस 2j प्लस 2k। तीसरा ये एफ डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। अगर मान लिया जाए जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और आपका फोर्स का फार्मूला होता है k q1 q2 बटा, आप साफ साफ देख सकते हैं कि फोर्स आर पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा फोर्स का मान बदलेगा। तो कूलॉम वाले फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर हमको बर्डन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा R1 से लेकर के R2 तक।
क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले फोर्स में साफ साफ पता चलता है कि फोर्स का फॉर्मूला है कि Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। आर तो है ही डिस्टेंस, जैसे जैसे आर का मान चेंज होगा फोर्स का मान भी चेंज होगा। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन होगा कि Q1 Q2 बाहर आर बटे आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बटे आर R1 से लेकर के R2 तक, तभी जाएगा कि Q1 Q2 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2। पहले लिखाएगा R2 माइनस में, फिर लिखाएगा R1 माइनस में, लेकिन एक माइनस और होगा इंटीग्रेशन के रूल से, तो माइनस माइनस तो आएगा कि Q1 Q2 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2, इसे निकलेगा बर्डन। और बाकी तो एरिया वाला बात समझ में आ रहा होगा। किसी भी मान लें यही एरिया है, अगर आयत की तरह है तो आयत का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग है तो वर्ग का, त्रिभुजाकार बना हुआ तो त्रिभुज का, समलंब चतुर्भुज है तो ये आपका वर्ग निकालने का जनरली जो फॉर्मूला है सब दिखाएगा 4 को, 1 2 3 और 4। अब बात है कि वर्ग के आधार पर फोर्स को दो भागों में बांटा गया है। वर्ग के आधार पर फोर्स को दो भागों में बांटे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स वैसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्कडन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा, उसको बोलेंगे हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स। और वैसा वर्कडन जिसके द्वारा किया गया, मतलब ऐसा फोर्स जिसके द्वारा किया गया वर्कडन पाथ पर डिपेंड करेगा, उसे बोला जाएगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अब कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में, कि कौन फोर्स कंजर्वेटिव कहा जाएगा और कौन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव कहा जाएगा। तो वर्ग के आधार पर फोर्स दो तरह का है, एक कंजर्वेटिव फोर्स और दूसरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स उसको कहते हैं जिसके द्वारा किया गया वर्क डन नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ पाथ। पाथ फंक्शन नहीं, पाथ पर डिपेंड नहीं करता। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वह फोर्स है जिसके द्वारा किया गया वर्क डन डिपेंड करता है किस पर, पाथ पर। रास्ता चेंज रहेगा तो बटन का मान भी चेंज होगा। ये जो वर्क है डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल, हाँ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। और ये जो वर्क डन है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एग्जाम्पल देखा जाए तो कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है हमारा एक स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और अभी हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम, और इसमें हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन। कौन फोर्स है? फ्रिक्शन। नॉन कंजर्वेटिव और क्या है? इस बात करके भी दिखाया गया था, इसे तो पकड़ के दिखाया भी गया उसमें कि अगर कोई एम मास का एक ब्लॉक है, एम मास का एक ब्लॉक है घर्षण वाले सतह पर रखा हुआ जहाँ घर्षण का मान म्यू है, और किसी ने वस्तु को इस पोजीशन से कहाँ ले गया, इस पोजीशन तक, दूरी कितना है? तो जब वस्तु आगे जाएगा तो घर्षण कहाँ लगेगा? पीछे। एफ, एफ बराबर क्या होता है? म्यू एन, म्यू आई एन बराबर होता है एम जी, एन बराबर, इसका मतलब म्यू एम। तो मैंने फोर्स कहाँ लग रहा है? पीछे। वस्तु कहाँ जा रहा है? तो दोनों के बीच का कोण 180। तो चूंकि न म्यू का मान बदलेगा, न एम का मान बदलेगा, न जी का मान, इसका मतलब ये फोर्स कांस्टेंट, फोर्स तो लगेगा एफ एस कॉस थीटा, एफ एस एफ की जगह म्यू एम जी, एस की जगह एल, और थीटा की जगह कॉस 180, कॉस 180 माइनस 1, आंसर आएगा माइनस म्यू एम जी एल, माइनस म्यू एम जी एल। इसी में दूसरा एग्जाम्पल बताया गया कि कोई वस्तु को यहाँ से यहाँ डायरेक्ट एल नहीं ले जाएगा। अभी क्या था कि एक प्लेट है जहाँ पर हमने एक वस्तु को यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ले गया ना, कितना दूर? यहाँ से इस रास्ते यहाँ ले गए। अब करा कि नहीं, यहाँ से पहले यहाँ ले जाइए वस्तु को, और फिर यहाँ से यहाँ लाइए। ये रास्ता नंबर 1, ये रास्ता नंबर 2, और ये दूरी L1 है और ये दूरी, हाँ एक बार वस्तु को डायरेक्ट ले गए इधर से इधर एल, एक बार घसीट के ऐसे ले जा रहे हैं, फिर ऐसे,
तो इस पोजीशन में काम करना पड़ेगा माइनस म्यू mg L1 और इस समय काम करना पड़ेगा माइनस म्यू mg L2। कुल बर्डन का मान निकालेंगे तो माइनस म्यू mg कॉमन आएगा और होगा L1 प्लस L1 प्लस L2 कभी L के बराबर। इसका मतलब इस रास्ता से काम हुआ माइनस म्यू mg L, इससे काम होगा माइनस म्यू mg L1 प्लस L2 जो कभी बराबर। इसका मतलब पाथ पर डिपेंड करता है, बात पर डिपेंड करता है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता। ये हो गया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इसका कोई पढ़ाई आगे बढ़ने वाला पढ़ाई हम लोग का बढ़ेगा कौन वाला कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स में सबसे पहले मान लिया हम बात करें किसके बारे में, ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन तो इसके बारे में बताए थे कि मान लिया जाए कि m किलोग्राम का एक ब्लॉक है, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा mg, कोई से कितना ऊपर ले गया h, तो mg भी तो कांस्टेंट है, mg भी क्या है कांस्टेंट। फिर लगेगा fs cos थीटा, तो फिर f का मान हो गया mg, s का मान हो गया h और cos 100। हाँ क्योंकि बल नीचे जा रहा है ऊपर तो माइनस mg है, तो वस्तु को ऊपर ले तो काम कितना पड़ेगा माइनस mg है। यही m किलोग्राम के वस्तु को ऊपर से कहाँ लाया जाए, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी और आएगा भी तो cos 0 डिग्री तो होगा mg s cos 0 डिग्री तो आएगा mg s। ये निकल रहा है बर्डन बाई ग्रेविटेशन फोर्स, जिसको हम बोल सकते हैं बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। क्योंकि कौन फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि इसके द्वारा किया गया काम रास्ता पर डिपेंड। जैसे अभी हमने डायरेक्ट ले गया ऊपर है, एक तरीका बताए थे कि m किलोग्राम के बॉडी को डायरेक्ट नहीं ले जाओ, ऐसे लेके जाओ कितना ऊपर h ऊपर लेके जाइए, लेकिन डायरेक्ट नहीं, थोड़ा घुमा के लेके जाइए। तो फिर समझाए कि जो घुमा के आप ले गए इसको आप ऐसे ऐसे तोड़ लीजिए, बताए थे कि नहीं, ऐसे तोड़ लीजिए, समझिए ऐसे ऐसे करके ले गए ऊपर यहाँ से यहाँ तक। तो जब जब आप इधर लेके जाएंगे उस समय बटन का मान 0 होगा, क्योंकि उसमें गुरुत्वाकर्षण काम करेगा नीचे और वस्तु जाएगा या ऐसे या तो ऐसे, तो बनेगा 90 डिग्री और cos 90 का मान 0 होगा। इसलिए इस प्रोसेस में ऐसे और ऐसे वाले प्रोसेस में कोई काम गुरुत्वाकर्षण के द्वारा कोई काम नहीं होगा। काम तब तक होगा जब बॉडी ऊपर जाएगा और फिर अगर पूरा हाइट जोड़ा जाए ऊपर तो कितना आएगा h, इसमें भी बर्डन बाय ग्रेविटेशन कितना आएगा। इससे पता चला था कि ग्रेविटेशन फोर्स से कंजर्वेटिव फोर्स है, यह पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा। अब बात है इसके बाद स्प्रिंग फोर्स का। इसके बाद किसका था स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में समझिए। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, F बराबर के F बराबर। हाँ डायरेक्शन तो बात क्या बात है कि अगर किसी स्प्रिंग को आप मान लिया जाए खींचना चाहेंगे, बाहर बल लगाना चाहते हैं तो स्प्रिंग कहाँ लगाएगा, अंदर की ओर लगाएगा। और यदि किसी स्प्रिंग को आप दबाना चाहते हैं, माने आप अंदर बल लगाना चाहते हैं तो स्प्रिंग कहाँ लगाएगा, बाहर की ओर। लेकिन फार्मूला का मान कितना होगा हमेशा के है, जिससे साफ पता चलता है कि फोर्स एक्स के रूप में वेरिएबल, एक्स के रूप में। इसलिए इसका जब मतलब मैंने बटन निकाला जाएगा तो के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन किया जाएगा। एफ एस कॉस थीटा से सोल्व होने वाला ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या है वेरिएबल, अब फोर्स का मान इसके हिसाब से चेंज हो रहा है, तो के एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। तो हम बताए थे यदि किसी स्प्रिंग को आप खींचें, यदि किसी स्प्रिंग को आप खींच रहे हैं या स्प्रिंग को आप क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, स्प्रिंग को आप कहीं खींच रहे हैं, स्प्रिंग को आप दबा रहे हैं, तब अगर आप बर्डन निकालना चाहते हैं, मान लिया अपने स्प्रिंग को खींचा 0 से कहाँ x, एक स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में था और आपने उसे कितना खींचा x, तो खींचने के दौरान हम लोगों ने कितना काम किया, हमने स्प्रिंग ने, हमने कितना काम किया। अगर ये निकालना है तो लिखाएगा के एक्स डी एक्स, क्योंकि जिधर के एक्स हो रहा है उधर ही डी एक्स हो रहा है। हम जिधर खींचेंगे स्प्रिंग उधर ही जाए, तो फोर्स उधर ही लगेगा और डिस्टेंस भी उधर ही होगा। इसलिए के एक्स डी एक्स कॉस 0 डिग्री का इंटीग्रेशन आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, सही कि नहीं। ये बाहर जाएगा और इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बटे 2 और 0 से लेकर के एक्स तक, आंसर आएगा हाफ के। ये खींचने के दौरान भी होगा और दबाने के दौरान, इलोंगेशन करें तब भी और कंप्रेशन करें, आप जिधर बल लगाते हैं स्प्रिंग उधर ही जाता है। इसलिए दोनों बार में काम होगा हाफ के। आप किसी स्प्रिंग को खींचे या स्प्रिंग को दबाएं, हम काम करेंगे प्लस हाफ के
और स्प्रिंग काम करेगा, क्योंकि स्प्रिंग का जो फोर्स का डायरेक्शन है हमारे फोर्स के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, तो उस केस में कॉस यहाँ पर 180 हो जाएगा और बर्डन बाय स्प्रिंग बराबर क्या होगा, -12 मेन रूप से हम बताए थे कि यदि किसी स्प्रिंग को अपने नेचुरल लेंथ से उसको बिगाड़ा जाए, मैं उसको खींचा जाए, उसको दबाया जाए, तो स्प्रिंग काम करेगा -12 हम काम करेंगे। यदि कोई स्प्रिंग पहले ही से खींचा हुआ है या पहले ही से दबा हुआ है, अपने नेचुरल लेंथ में उसको आना है, तब हम काम करेंगे -12 और स्प्रिंग काम करेगा +12। तभी समझने के लिए कि स्प्रिंग वाला जो फोर्स है कंजर्वेटिव है कि नहीं, इसके लिए भी एक एग्जांपल दिए थे कि मान लीजिए कि आप एक स्प्रिंग को डायरेक्ट खींच दिए कितना x, अभी स्प्रिंग खींचा हुआ नहीं था, आपने किसी स्प्रिंग को डायरेक्ट कितना खींच दिया x, तो इस समय स्प्रिंग ने कितना काम किया, बोले -12 के या x1 लिखो तो x1², हम काम करेंगे +12 के x², स्प्रिंग काम करेगा। ये पहला तरीका है स्प्रिंग को खींचने का। दूसरा तरीका स्प्रिंग को खींचने का था कि पहले स्प्रिंग को आप दबा दीजिए कितना x2, फिर स्प्रिंग को अपनी जगह पर आने दीजिए और फिर खींचिए इसको अपनी जगह से कितना x1 खींचा गया, इसमें भी x1 खींचा गया है, इसमें भी x1, लेकिन दोनों तरीका अलग अलग है। एक बार डायरेक्ट खींचा गया x1, एक बार इसको दबा करके खींचा गया है x1। तो इस प्रोसेस में काम हुआ था -12 के। इस प्रोसेस में जब हम दबा रहे थे तो हम काम करेंगे +12 के x2², स्प्रिंग काम करेगा। जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आ रहा होगा तो हम काम करेंगे माइनस और स्प्रिंग काम करेगा, तो उसके लिए +12 के। और जब स्प्रिंग यहाँ से फिर कितना खिंचाया तो फिर हम काम करेंगे प्लस और स्प्रिंग -12 के x1² दोनों फिर और आएगा -12 के, और दोनों बात काम का मान समान आएगा। तो पता चला कि भाई जो है क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स के माध्यम से कहाँ घुसेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पर पोटेंशियल एनर्जी का कोई डिस्कशन नहीं होता है। जब भी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो कंजर्वेटिव फोर्स से डिफाइन करते हैं, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है। पोटेंशियल एनर्जी का कोई परफेक्ट फार्मूला नहीं होता। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, -WC। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है -WC। तो जो फार्मूला काम का है सवाल लिख देते हैं, इसी से बड़ा बड़ा सवाल भी सॉल्व होगा और कंसेप्ट भी तैयार होगा, सब वर्क पावर एनर्जी से। तो मेन फार्मूला हम लोग को यही याद रखना है कि बर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स में एक बार माइनस साइन लगा दिया जाए तो क्या आ जाता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसका मतलब होता है कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। देख ले, ध्यान सुन ले सब यहाँ आओ। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस, या इसे लिख लीजिए कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर। सब फार्मूला है इलेक्ट्रोस्टैट का, धीरे धीरे समझ में आएगा आपको। सब फार्मूला है इसका इलेक्ट्रोस्टैट का, खाली दोनों तरफ 4 से भागा देने का बात है। दोनों तरफ 4 से भागा देंगे, सब फार्मूला बनकर तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैट का। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, -W। जो पढ़ा हो रहा है बोर्ड पर इतना पूरा था, मुझे याद होना चाहिए। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर -WC। तो लिखे कि WC बराबर इनिशियल माइनस, चेंज का मतलब फाइनल माइनस। दूसरा बात ये तो हो गया कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया। दूसरा बात आप याद रखिएगा कि बर्डन बाई एक्सटर्नल, हम लोगों ने कितना काम किया, उसका फार्मूला होता है फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस, और इस मैकेनिकल एनर्जी में 2 एनर्जी आते हैं, काइनेटिक एनर्जी और फिर यहाँ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। सही कह रहे, यह गया बर्डन बाई एक्सटर्नल बराबर फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस। यदि कोई बोले कि बाहरी आदमी के द्वारा कोई काम नहीं हुआ, अगर बाहरी आदमी के द्वारा कोई काम नहीं हुआ मतलब ये काम का मान तभी वाला टर्म वही वाला टर्म, तो हम लोग हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। शुरू वाला एनर्जी बराबर बाद वाला एनर्जी।
शुरू वाला काइनेटिक एनर्जी, शुरू वाला पोटेंशियल एनर्जी बराबर बाद वाला काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कभी ऐसा लगे कि हमने कोई काम नहीं किया, ये बात तब पता चलेगा जब आपको लगेगा कि चार्ज को कोई फेंक दिया, कोई चार्ज को ले करके, ये बात पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी। हम लोग काम तब करते थे कि मान लीजिए वस्तु को ऊपर फेंक दी तो हमने कोई काम नहीं किया, क्योंकि बड़ी हमारे संपर्क में नहीं है, क्योंकि हम कोई मतलब ऐसा फील्ड नहीं क्रिएट करते कि जो कि माने किसी मैंने दूसरी बॉडी पर जाकर फोर्स लगा दे। हम लोग जब भी लगाते हैं तो कांटेक्ट फोर्स लगाते हैं। जब तक हमारा संपर्क किसी वस्तु से नहीं होगा हम लोग उस बॉडी पर फोर्स नहीं लगा सकते। इसका मतलब है कि जब हम किसी बॉडी के संपर्क में तभी हम कह सकते हैं कि हमने काम किया है। किसी बॉडी को हमने फेंक दिया है तो इस स्थिति में हमने कोई काम नहीं किया। ये सब बात ध्यान देंगे। लेकिन जनरली क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का कोई चर्चा कभी कभी नहीं होगा। इस कहानी में काइनेटिक एनर्जी के बारे में कभी कोई चर्चा नहीं होगा। वो क्वेश्चन पढ़ने से लगे कि कहीं तो वेलोसिटी का बातें नहीं हो रहा है। अगर ऐसा लगे क्वेश्चन पढ़ने से कि वेलोसिटी का कहीं कोई बात नहीं हो रहा है तो बर्डन बाय एक्सटर्नल का फॉर्मूला आप लगाइएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, तब आपको देखने में ऐसा लगेगा कि माइनस WC माइनस। लेकिन तब का बात है जब काइनेटिक एनर्जी का इसमें कोई जिक्र हाँ, कि फार्मूला नहीं हो गया कि बर्डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस WC। ये तब फार्मूला है, कंडीशन लागू है जब तक काइनेटिक एनर्जी का कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तब आप लगा सकते हैं कि बर्डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस WC। और जनरली हल्का सवाल में काइनेटिक एनर्जी के बारे में चर्चा नहीं रहता है, लेकिन हम लोग के सवाल में चर्चा रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का भी जिक्र रहेगा। तो अगर काइनेटिक एनर्जी रहेगा तो फॉर्मूला पर कभी मत जाना कि बर्डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस WC, सब गलत हो जाएगा। कि नहीं? तभी लगाना होगा जब हम लोग की काइनेटिक एनर्जी के बारे में सवाल में कोई बात वेलोसिटी का कोई चर्चा नहीं, तभी लगा सकते हैं कि बर्डन बाय एक्सटर्नल बराबर माइनस WC। तो आप तो कहानी से कुछ है नहीं फार्मूला। एक हम लोग पढ़ते थे कि WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल प्लस W स्यूडो बराबर चेंज इन काइनेटिक। इस पूरे सवाल में स्यूडो और कौन नन कंजर कभी कोई रहने वाला नहीं है। अगर रहेगा तो थोड़ा डिटेल से फिर जिक्र किया जाए। लेकिन मेन फॉर्मूला ही मेरा वर्क पावर एनर्जी का कि टोटल वर्क डन बराबर चेंज इन। जितना तरह का सवाल में बल लग रहा है समूचे बल के द्वारा बर्डन निकालो, अलग अलग सबको जोड़ो, बराबर लिखो अंतिम वाला काइनेटिक एनर्जी माइनस। हाँ, समूचे यहीं से आया। ये सब कहानी कहाँ से आया है? यहाँ से। मेन फॉर्मूला ये वर्क एनर्जी थ्योरम कि जितना भी सवाल में फोर्स लग रहा हो समूचे फोर्स के चलते क्या निकालो, वर्क डन। कुछ फोर्स कांस्टेंट होंगे, कुछ फोर्स वेरिएबल होंगे। कांस्टेंट का कांस्टेंट के मेथड से निकालो, वेरिएबल का वेरिएबल से। जितने तरह के बर्डन है मैंने फोर्स हैं सबके चलते बर्डन निकाल लो, बराबर लिखो अंतिम वाला काइनेटिक एनर्जी माइनस। तो जनरली हम लोग का नॉन कंजर्वेटिव वाला बात और कौन वाला स्यूडो वाला नहीं रहता है, और हम लोग लिखते हैं WC प्लस W एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और WC बराबर इनिशियल माइनस फाइनल, WC बराबर और यहाँ बराबर फाइनल माइनस। तो फिर हम इस दोनों टर्म को कहाँ भेज देते हैं, इधर, तो आके निकल जाता है बर्डन बाय एक्सटर्नल बराबर फाइनल, फाइनल जुड़ जाता है और इनिशियल भी फिर जुड़ जाएगा कॉमन लेकर के, तब जाके निकलता है बर्डन बाय एक्सटर्नल बराबर फाइनल में करके एनर्जी माइनस। ठीक है नहीं? और अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कूलॉम फोर्स। कौन फोर्स? कौन फोर्स है? कंजर प्रूफ हो चुका है। हम बताए थे कि कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड, और अगर पूरा जहाँ से चले वहाँ अगर फिर से पहुँचे तो बर्डन बराबर। लेकिन हम देखे थे कि अगर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्लोज लूप बनाएं, बात इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कभी क्लोज लूप, अगर क्लोज लूप बनाए इसका मतलब हुआ कि +1 कूलम के चलने का ही रास्ता है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डिफाइन नहीं किया गया है कि +1 कूलम जिस रास्ता पर चलता है उसे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कहते हैं। इसका मतलब +1 कूलम के चलने का रास्ता था। इसका मतलब है, और ये भी बात पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा इंटेंसिटी का डायरेक्शन दर्शाता है। इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा रहा होगा। तो हम बताए थे कि जिधर जिधर फोर्स है उधर उधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसके हिसाब से बर्डन का मान आना चाहिए था QE × 2πr, QE × 2πr, जो कि गलत है। जब भी कहता है थ्योरी की बर्डन का मान 0 आना चाहिए,
है कि नहीं? लेकिन क्या आ रहा है QE इंटू, इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन से बहुत क्लोज लूप, और ये बात पक्का है कि कौन फोर्स है? कंजर्वेटिव तो हम लोग ये फॉर्मूला पर ज़्यादा चलेंगे, डेल्टा U बराबर माइनस, इसी पर मेरा काम घूम। जब भी कभी दिक्कत होगा हम लोग यहीं से स्टार्ट करें, बस समझ लो। ई नहीं लिखेंगे नहीं तो ई लिखेंगे। जब भी तुमको लगेगा कि नहीं समझ में लो, ये शुरू करेंगे हमेशा ये चीज़ शुरू करेंगे, तुम ध्यान रखना ये वाला ई लाइन लिखें या तो ई लाइन, जनरली हम लोग यही लिखेंगे क्योंकि फिर तो इसको तुरंत लिखना पड़ेगा हमको। फाइनल माइनस, तुम लोग मोटा मोटी यही याद कर लो कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर बर्डन बाई कंजर। हाँ, जब कभी तुमको बड़ा सवाल नजर आएगा, लय कुछ नहीं समझ में आया, यहाँ से लिख के लेके चलेंगे, तुमको वहाँ तक पहुँचाएंगे आंसर। ठीक है ना? शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बीच कुछ बचा नहीं ना, देख लीजिए आप। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहीं लिखल होगा, ना पेज 110 के पहले कोई दिक्कत नहीं ना आप। हम लोग निकालने जा रहे हैं फार्मूला किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से बात समझ में आई कि यहाँ पढ़ा हो रहा है स्केलर का, किसका पढ़ा हो रहा है? अभी तक पढ़ा रहा था वेक्टर का, फोर्स और इंटेंट। वेक्टर का पढ़ा चल रहा था, क्या चल रहा है सब? स्केलर का। ध्यान दे बात, क्या आपको वेक्टर का रूल लगने वाला? सबको बीजगणित के नियम से अंकवा को जोड़ेंगे, कोई तीर का निशान देने से कोई मतलब नहीं। तो मान लीजिए चार्ज हमारे पास Q1 है और एक चार्ज हमारे पास Q2 है, जिसके बीच की दूरी अभी तत्काल में R1 है। कितना है? R1। अब दोनों चार्ज फ्री रखा हुआ, कोई फिक्स फ्री रखा हुआ, दोनों चार्ज। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं Q1 को फिक्स कर दो और Q2 को फ्री रखो। तो Q1 क्या करेगा? Q2 को रिपेल करेगा। Q1 Q2 को रिपेल करेगा। धीरे धीरे कहानी तक पहुंचेंगे हम लोग। तो Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है और रिपल्सन के कारण हालात इसका चेंज होते जा रहा है। अभी Q1 और Q2 के बीच की दूरी कभी कहाँ चला आया? यहाँ चला आया। अब दूरी कितना पर चला गया ये? अभी Q1 से Q2 कितना दूर चला गया? R प्लस dr। कुछ समय और बीता और Q1 से Q2 कहाँ चला गया? R2। कहाँ चला गया? R2। सही कि नहीं? तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी पहले कितना है? R1। और फाइनल स्टेज मेरा क्या है? R2। Q1 और Q2 के बीच की दूरी कितना है? R2 है ना? ध्यान सुनिए, सवाल में ये बात आप महसूस कर सकते हैं कि जब Q1 Q2 को धक्का दिया होगा तो उसमें वेलोसिटी तो आया होगा, लेकिन हमें बात को नेगेटिव मान के चलेंगे। हम लोग यहाँ मान के चलेंगे Q2 बहुत इन्फिनिटली स्लोली धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इसलिए ताकि हम काइनेटिक एनर्जी को इग्नोर कर सकें। समझ में कि नहीं? Q2 क्या हो रहा है? बहुत इन्फिनिटली स्लोली आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसमें कोई वेलोसिटी नाम का चीज नहीं है, इन्फिनिटली स्लोली बढ़ रहा है। मतलब समझ कि घड़ी का घंटा वाला सुई के जैसा, घड़ी का घंटा वाला, इसे देखने से कई वेलोसिटी से मालूम अच्छा समय के बाद पता चलता है कि इसमें मूवमेंट है, इसे बोलते हैं इन्फिनिटली। तो Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है? बार बार चेंज, तो फोर्स का मान भी चेंज। तो किसी खास समय फोर्स को कांस्टेंट मान लिया जाएगा और थोड़ा दूर के लिए निकाल देंगे बर्गनर, फिर उसका इंटीग्रल। तो Q1 Q2 पर जब बल लगा रहा होगा किसी खास समय, जब R दूरी पर, तो कितना बल लगा रहा होगा? Q1 Q2 बटे R²। सही नहीं? किसी खास समय जब दोनों कितना दूरी पर रहे होंगे तो उसमें कितना बल लग रहा होगा? K मॉड Q1 मॉड Q2 बटे, और उसके बाद हल्का सा ही दूर और चला, कितना दूर? dr इतना छोटा है, dr इतना छोटा है कि हम ये बात मान लेंगे कि फोर्स का मान यहाँ से यहाँ तक जाने तक में स्थिर रहा हो, बदला कितना दूर चलने तक? क्योंकि फोर्स इधर मैंने जिधर लग रहा है उधर नहीं जा रहा है dr भी, इसलिए cos 0 डिग्री।
इसलिए कॉस इसका कोई प्रूफ नहीं आता, फॉर्मूला याद करना चाहिए आपको। साइन टी R1 से लेकर के ये निकल गया हमारा बटन बाई कंजर ओ बटन बाई कंजर बराबर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल। सही कि नहीं? ये काम हम कर रहे हैं, चार्ज खुदे कर रहे हैं, हम लोग इसमें कोई रोल नहीं, बस हम तो खाली चार्ज को छोड़ दिया, अपने चार्ज पे जा रहा है, हम लोग ले के जा नहीं रहे। तो बटन बाई कंजर्वेटिव फोर्स बराबर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस के Q1 Q2 बाहर आएगा, एक बटे आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई आर R1 से लेकर के बराबर इनिशियल माइनस फाइनल। तो के Q1 Q2 के Q1 आई माइनस R2 प्लस माने 1 बटे R1 माइनस 1 बटे R2 बराबर इनिशियल माइनस फाइनल। इसको तोड़ के लिख लो तो हो गया के Q1 Q2 बटे R1 माइनस के Q1 Q2 बटा बराबर इनिशियल माइनस हो गया फॉर्मूला। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बराबर के Q1 Q2 बटे R1 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बराबर के Q1 Q2 बटे। अब इससे समझ में आया कि शुरू में दूरी R1 था तो R1 लिखल है, अंतिम में दूरी R2 है तो R2 लिखल है। इसका मतलब अगर बीच का दूरी R रहा तब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होना चाहिए के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर में के Q1 Q2 बटे R। बस में है कि नहीं? फॉर्मूला पर सब काम चलेगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। कोई बड़ा सवाल ऐसा रहेगा हम लोग का तब जाके सब फॉर्मूला लगाइए, जनरल सवाल नहीं चलेगा। तो फॉर्मूला निकल गया के Q1 Q2 बटे R। यही काम हम गुरुत्वाकर्षण में करते थे तो अंदर आता था माइनस। गुरुत्वाकर्षण में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता था? माइनस Gm1 m2 बटे R। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्रैक्शन का बात होता था। यहाँ पर बात किसका हुआ? अगर ये दोनों माइनस होता तो ये फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होता। अगर ये दोनों क्या होता माइनस तो ये फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होता, क्योंकि यहाँ फिर से cos 0 डिग्री लिखा था। सही कि नहीं? लेकिन मान लो एक प्लस रहता और एक माइनस, तब फॉर्मूला में चेंजिंग तो ऐसा क्या होता माइनस। सही कि नहीं? मोटा मोटी तुम अब यही याद करो कि अगर अट्रैक्शन होगा, अगर एनर्जी क्या आएगा माइनस, और रिपल्सन होगा तो समझा कि नहीं? अट्रैक्शन होगा तो और रिपल्सन होगा तो के Q1 Q2 बटे R फॉर्मूला कब आएगा? रिपल्सन में। और माइनस के Q1 Q2 बटा R कब आएगा? अट्रैक्शन में। याद है फॉर्मूला मोड लगा के लिख रहे हैं हम लोग, क्या लगा के? मोड। यहाँ सुनना पहले, ये तो हमेशा प्लस माइनस प्लस ही रहेगा, तो मोड लगा वाले है तो साफ साफ बता दिए हैं कि अगर रिपल्सन रहेगा तो फॉर्मूला में क्या लगेगा प्लस, और ऐसे में माइनस। हम वही सब दिमाग से हटाओ, एक के मत याद करो कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर सीधा सीधे के Q1 Q2 बटा प्लस माइनस का झमेला खत्म करो, और ये मोड वाला भी काम यहाँ से खत्म करो। अपने आप आंसर देगा, प्लस आना होगा प्लस, माइनस आना होगा तो माइनस। अगर दोनों चार्ज सेम रहेगा, प्लस बने प्लस प्लस, माइनस बने माइनस प्लस। सही ना? एक रहेगा प्लस और एक रहेगा माइनस, बराबर क्या आएगा? तो आज के बाद हम मोड तोड़ झमेला हटाएंगे और फिर याद करेंगे पोटेंशियल एनर्जी बराबर के Q1 Q2 बटे R। मोड उड़ वाला कहानी। और याद है कि जब भी लेना है तो चार्ज को विद साइन लेना है, विद साइन। हम अभी तक फोर्स और एंटीसिटी में सिखाते आ रहे थे कि मैंने साइन से कोई मतलब आप मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, फोर्स का एंटीसिटी का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और डायरेक्शन खुद तय कर लेते हैं किधर डायरेक्शन होगा और किधर रिपल्सन होगा। लेकिन अब चूंकि सवाल है स्केलर का सोल्व हो रहा है, इसमें डायरेक्शन वाली कोई बात होने वाला तो है ही नहीं, तो चार्ज को जब भी लिखेंगे तो विद साइन गुना करेंगे। अब फॉर्मूला बनाएंगे के Q1 Q2 बटा R। सही ना? मोड उड़ला कहानी नहीं। अगर मोड लेके बनाएंगे तो फिर झमेला, रिपल्सन में प्लस और अट्रैक्शन में माइनस, याद रखिए तब लिखिए मोड उड़ला कहानी। जनरली हम लोग यही फॉर्मूला बनाएंगे के Q1 Q2 बटे R। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला के Q1 Q2 बटे R।
अब सवाल निकालिए। पहले और तक क्लियर हुआ? 111 के नीचे यहाँ लिखा है स्केलर है। अच्छा, अनंत पर कितना होगा पोटेंशियल का मान? 0 है कि नहीं? दो चार्जों के बीच की दूरी कितना होगा? अनंत। पोटेंशियल बराबर 0। हाँ, ये बात सुनिए। पहले हम ये बात बताते थे स्टार्टिंग में भी, जब बल्क पावर एनर्जी फॉर्मूले में पढ़ा होता था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी बिंदु का तभी निकाला जाएगा जब किसी बिंदु का मालूम हो, है कि नहीं? हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तब बोलते हैं क्या mgh, याद है कि नहीं? यहाँ पोटेंशियल एनर्जी वास्तव में कितना हमें पता नहीं है। हमको mgh का फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का नहीं है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका हाँ, जब किसी बॉडी को एक साइड ऊपर लेके जाते हैं उसके तो उसकी एनर्जी में कितना वृद्धि होता है, उसका फॉर्मूला है mg। और हम ये बात मान के बनाते हैं कि जहाँ से उठाए वहाँ कितना है 0। तो जो फॉर्मूला लिखे के Q1 Q2 बटे R, यह बात मान के बनाया जा रहा है कि जब चीजें अनंत पर होंगी तो कितना होगा 0। जिस तरह से हम यहाँ मान के बनाते हैं कि जहाँ से हम बॉडी को उठा रहे हैं वहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मान 0 है, तब बोलते हैं कि ऊपर जाने पर एनर्जी कितना हो जाएगा और नीचे आने पर mg है। उसी तरीका से हमने समझे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में डिसाइड कर लिया है कि जब चार्ज कहाँ रहेगा अनंत पर, वहाँ क्या मतलब हम लोग एनर्जी को 0 कंसीडर किए। तब यह बात समझ में आ रहा है कि R दूरी पर कितना होगा Q1 Q2। जैसे यहाँ पर हम लोग 0 कहीं मान लेते थे, वैसे यहाँ पर 0 कहाँ माना गया है? तो इससे फॉर्मूला लिखा गया है कि दो चार्ज है Q1 और एक Q2, दोनों प्लस हो चाहे दोनों आपका आंसर हुआ Q1 Q2 बटे R, और एक प्लस हुआ और एक एनर्जी बराबर माइनस Q1 Q2 बटे R। आइए पेज नंबर 112 111 नीचे लिखा है सब बात। फॉर्मूला खाली याद में रखिएगा Q1 Q2 बटे R, प्लस माइनस कोई झमेला लेना होना, बस खाली ध्यान रहे कि चार्ज को विथ साइन गुना करेंगे, विथ साइन। ये स्केलर है, इसका मात्रा क्या है? जूल। लिखा नहीं सब? अभी भी लिखा हुआ है कि एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हो सकता है क्योंकि स्केलर है। स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव और 0 हो सकते हैं। वेक्टर कभी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव का मतलब होता है उसका। तो सवाल में आइए। सवाल है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पर 3 चार्ज रखा गया है Q1 Q2 और Q3। तो बताइए कि इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है? माइनस Q3। तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी का मान क्या है? पूरे सिस्टम का निकालना और किसी चार्ज का निकालना दोनों अलग अलग बात है। ध्यान सुनिए, पूरे सिस्टम का एनर्जी नहीं पूछा जाए और किसी सिंगल चार्ज का एनर्जी पूछा जाए, दोनों अलग अलग बात है। पूरे सिस्टम का एनर्जी निकालने में हमें एक भी जोड़ा छोड़ना नहीं है। जितना एनर्जी इसके अंदर में जोड़ा तैयार हो सकता है सबको लिखना होगा। तो Q1 और Q2 से जोड़ा तैयार होगा उसका लिखाएगा Q1 Q2 बटा A, और Q1 और Q3 वाला माइनस Q1 Q3 बटा A, ठीक है? और एक माइनस Q2 Q3 बटा A। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम है। इस पूरे सिस्टम का एनर्जी इतना है। समझ गए? एक सवाल उसमें बनाया हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 बताइए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1, तो सिर्फ वही जोड़ा लिखना है जिसमें Q1 शामिल है। सिर्फ वही जोड़ा लिखना है जिसमें Q1 शामिल है। वैसा जोड़ा नहीं लिखना है जिसमें Q1 शामिल नहीं है। इसका मतलब नहीं लिखाएगा, ये दोनों लिखाएगा Q1 Q2 बटा A माइनस Q1 Q3 बटा A। ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1। अगर लिखना हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q2 तो ई वाला नहीं लिखेंगे, ई वाला और लिखेंगे Q1 Q2 बटा A माइनस Q2 Q3 बटा A। क्लियर? अगला सवाल। अगला सवाल है कि एक स्क्वायर है जिसके 4 कॉर्नर पर प्लस Q चार्ज रखे गए हैं कि नहीं? प्लस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, सब भुजा की लंबाई A। तो बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम।
तो क्या जोड़ा लिखाएगा इसमें 6। तो बेहतरीन गुरुत्वाकर्षण में 4 जोड़ा सेकेंड ईयर लिखाएगा के क्यू बाई ए 4 बार, एक ई वाला एक ई वाला एक ई वाला और 2 जोड़ा एक जैसा लिखाएगा कोना कोनी वाला कि 2 बार लिखाएगा के Q1 Q2 बटा ठीक है ना। ये निकल गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। अगला सवाल है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पर प्लस क्यू चार्ज रखा गया है कि नहीं। इसका एनर्जी पहले बताओ कितना होगा सिस्टम का। बोले 3 बार के क्यू बाई ए, सही है ना। कोई एक आदमी क्या किया कि इस चार्ज को धीरे धीरे यहाँ से हटाना शुरू किया। किस रास्ता से हटा रहा है इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कूलॉम फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स। रास्ता से कोई मतलब कैसे ले गया, कहाँ ले गया ये देखना, बस में कि नहीं। किस तरीका से हटा रहा है ये कोई मतलब, इस जानकारी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि अब क्या है कंजर्वेटिव फोर्स, तो रास्ता पर तो डिपेंड करेगा नहीं। तो किसी ने इस तीनों चार्ज को इस प्रकार से अलग कर दिया थोड़ा थोड़ा कि अब ऐसा लग रहा है कि इनके बीच की दूरी अब एक ही जगह 2a हो गया है। कोई आदमी काम किया होगा, इस चार्ज को यहाँ लाया गया, किसको वहाँ ले गए, किसको यहाँ लाने से कोई देना देना, बस इनिशियल हालात देखिए और फाइनल हालात देखिए। तो अब बताओ सिस्टम का एनर्जी कितना होगा। बोले 3 बार के क्यू बाई 2 है कि नहीं। तो अब बताइए कि बर्डन बाई एक्सटर्नल किसी आदमी ने कितना काम किया। इस कहानी में कहीं काइनेटिक एनर्जी कोई जिक्र ऐसा नहीं लिखा गया कि इसको लेगा तो वेलोसिटी आ गया उसमें। कोई आदमी होगा जो इन्फिनिटली स्लोली इस काम को पूरा किया होगा। तो बताओ उस आदमी ने कितना काम किया। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस बस 3k⁴/2 में घटा लेंगे 3k⁴/, कहानी के अंतर आ जाएगी। अगला सवाल। अगला सवाल है कि 2 + Q चार्ज फिक्स है। 2 + Q चार्ज फिक्स्ड है, दोनों के दोनों चार्ज फिक्स है। इनके बीच की दूरी 2a है, इनके बीच की दूरी 2a है और बीच में सेंटर पर एक चार्ज और रखा गया जिसका नाम -Q और मास m है। किसी ने इस -Q चार्ज को क्या दे दिया, वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी u। एक ऊपर में Q चार्ज है, नीचे में Q चार्ज है, बीचों बीच सेंटर से एकदम एक -Q चार्ज जिसका मास कितना है m। किसी ने वेलोसिटी दिया u। जैसे ही -Q चार्ज आगे फेंकाएगा प्लस खींचेगा और ये प्लस भी खींचेगा। तो ये प्लस ऐसे खींचेगा और ये प्लस ऐसे। इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक, इसके 2 कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक, ये दोनों और ये दोनों मिलकर के धीरे धीरे चार्ज को रोकना। बताओ कितना दूर चलने के बाद इसका वेलोसिटी का मान, x का मान बताइए, x का मान समझ आया कि नहीं। ये +Q चार्ज है बड़ा वाला, ये +Q का दोनों क्या है फिक्स है, आई फ्री है। इसको किसी ने b से भेला दे दिया, -Q चार्ज है, इसका मास कितना है m। अगर +Q रहेगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा ना, +Q रहता तो एक पूछता कि बताओ यहाँ पर आने के बाद वेलोसिटी का मान क्या हो जाएगा, है कि नहीं। सवाल ऐसे रहता, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस। किस तरह से बल लगेगा कि प्लस लगा करेगा माइनस को खींचेगा, आई प्लस भी तो दोनों मिलकर इधर रोकेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो धीरे धीरे क्या करेगा समय रुक जाएगा। बताओ कितना दूर चलने के बाद। तो मान लीजिए कि अभी -Q प्लस से यहाँ था, कुछ देरी के बाद -Q प्लस से यहाँ आ जाएगा, है कि नहीं। पहला हालात में एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज, लास्ट वाले हालात में एक चार्ज यहाँ, एक चार्ज यहाँ और एक चार्ज। यही चार्ज अब कहाँ चल गया, वहाँ। हमने कोई काम क्योंकि हमने चार्ज को फेंक दिया, लेके नहीं जा रहे चार्ज को। हाँ, चार्ज हमारे कांटेक्ट में नहीं, तो हमने कोई काम नहीं किया। तो शुरू वाला एनर्जी बराबर बाद वाला शुरू वाला मैकेनिकल एनर्जी बराबर बाद वाला एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी और
पहले सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं इस चार्ज को यहाँ मान करके। तो इसके बीच का आंसर होगा माइनस के क्यू क्यू बाई ए। ऐसा ऐसा दो बार, एक बार नीचे वाला का माइनस के क्यू क्यू बाई, और एक इसका के क्यू क्यू बाई 2a। ठीक है, ये लिखा गया पोटेंशियल और प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक तो फिक्स है, ये भी इसमें गति है, इसका लिखा है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू का स्क्वायर। ये हो गया स्टार्टिंग वाला कुल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्या लिखा है हम लोग का टेंशन, और ये लिखा है मैकेनिकल एनर्जी बराबर। अब समझिए कि चार्ज यहाँ नहीं यहाँ है कि नहीं, तब एनर्जी लिखेंगे। एक जोड़ा यहाँ बनेगा, ठीक है ना, एक जोड़ा यहाँ से और एक जोड़ा यहाँ से, तो उसका लिखो एनर्जी क्या लिखाएगा माइनस के क्यू क्यू बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2 बार। देखो इस बार क्या रहेगा, एक बार और लिखेंगे माइनस के क्यू क्यू बटा अंडर रूट प्लस, एक बार और लिखाएगा के क्यू क्यू बाई 2 क्या एनर्जी, ये लिखा है पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम का फाइनल पोजीशन पर, और प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर सिटी बचना। हाँ, बाकी तरीका सिखाया गया, सिर्फ यहाँ से हमको क्या निकालना है एक्स का मान। अभी कोई निकाल पाने वाले बात नहीं। हाँ, ये चार्ज दिया रहता, मास दिया रहता, वेलोसिटी दिया रहता तो कुछ निकालते भी, ये तो कैलकुलेशन हो पाना संभव नहीं। ऐसे कुछ आंसर आएगा क्यू में, आर मतलब ए में, स्मॉल क्यू में और एम में आ जाएगा आंसर, ठीक है नहीं। कोई डाटा दिया रहता है एम का मान, क्यू का मान, बड़ा क्यू का मान, ए का मान, तब कुछ सोल्यूशन करने का बात बनी। तो हम तरीका से लिखा है कि हमने कोई काम यहाँ पर नहीं किया है, तो बटन बाई एक्सटर्नल बराबर क्या हो गया 0। इसका मतलब इनिशियल में कहीं एनर्जी बराबर, ठीक है ना। अगला अभी जो हम एक दो सवाल कराने जा रहे हैं, आपको काम आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर को समझने में। जब तो वहाँ पहुँचेंगे तब उसी से रिलेटेड कुछ सवाल है। आप लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट समझने में सब क्वेश्चन काम आएगा। सवाल तो सवाल कुछ वैसा ही है जैसे कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण में पढ़ते थे, स्कैप वेलोसिटी कितना चाल से फेंक दिया जाए, है कि नहीं, फिर लौट के नहीं आएगा। अगर स्काई वेलोसिटी से आधा वेलोसिटी से फेंका जाए तो बताओ कितना दूर जाने के बाद लौट के आ जाएगा, है कि नहीं। ऐसा नहीं सवाल इसे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि एक अल्फा पार्टिकल है, क्या है हम लोग पढ़ते रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या करते हैं अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्डमेंट करवाते हैं, सही कि नहीं। तो एक अल्फा पार्टिकल है जो इन्फिनाइट से आ रहा है, कितना वेलोसिटी से यू कहीं से आ रहा है यू वेलोसिटी, और इधर एक चार्ज है प्लस क्यू जो क्या किया हुआ है फिक्स किया, सही कि नहीं। तो प्लस क्यू चार्ज फिक्स है, इधर से कोई फेंका अल्फा, जब तक ये चार्ज इसके फील्ड में नहीं आएगा तब तक तो मस्तिष्क से चार्ज से जा रहा होगा, सही कि नहीं। जैसे ही इसके फील्ड में घुसेगा इस पर बल लगाना ही शुरू करेगा, वो वाला चार्ज किस पर अल्फा, और धीरे धीरे इसके चाल को रोक देगा। जैसे हम लोग वहाँ पढ़ेंगे कि अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस पर, सोने के पतले पत्थर पकड़ाते हैं कि नहीं, हाँ उसमें होता है एटम, नाभिक होते हैं। जब जाता है अल्फा पार्टिकल तो नाभिक में टकराता, थोड़ा सा पहले ही जाके लौट आता है। टकराता इसीलिए नहीं है क्योंकि नाभिक क्रिटिकल होता है, अल्फा भी क्रिटिकल। जैसे ही अल्फा पार्टिकल उसकी तरफ आता है रिपेल मारना शुरू करता है, धीरे धीरे चाल को उसका रोक देता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं बात कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से जा रहा है, यहाँ पर आते तो क्या हो गया, ये वेलोसिटी का मान क्या हो गया, बताओ कि दूरी का मान क्या है, कितना दूर जब बचा हुआ था उसके पहले ही रुक गया होगा, ठीक है। वही निकालना है हम लोग को आर, क्या निकालना है आर बराबर भाग। तो दिखाते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अल्फा पार्टिकल अभी कहाँ पर है, अनंत पर। एनर्जी कितना है इसमें, हाफ एम अल्फा यू स्क्वायर,
एम अल्फा मैंने मास ऑफ अल्फा, हाफ एम अल्फा यू का, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0, क्योंकि दोनों चार्ज अनंत पर है, दोनों चार्ज अनंत पर है। अब इस सिचुएशन में निकालिए पोटेंशियल एनर्जी, बोले के और चार्ज अल्फा का ना कितना 2e, सही कि नहीं? अल्फा का मतलब 2 प्रोटॉन, तो 2 प्रोटॉन का तो कहानी होगा और 2 न्यूट्रॉन का कहानी खाली 2 ही बचा ना, अब गुने अब बटे आर और कितना 0 हो गया ना, आई तो फिक्स है ये, सही कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सब कुछ और क्या। यहाँ जब था पार्टिकल तब उसका लिखे काइनेटिक और इसके बीच का पोटेंशियल बराबर 0, क्योंकि रेंज के बाहर अनंत पर है तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। जब ये अंदर आ गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी बराबर के Q1 Q2 बटे R। यहाँ से R का मान निकलेगा, समीकरण देख लो अपना, है ना क्लियर? अल्फा का मास कितना होता है 4 गुने मास ऑफ प्रोटॉन, 4 गुने मास ऑफ प्रोटॉन, इसे कहीं लिखा है देखना अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन, ठीक। अगला सवाल में यहाँ से सॉल्व करें तो R का मान निकल जाएगा। सवाल है कि एक प्लस क्यू चार्ज क्या है फिक्स है, इससे R1 दूरी पर एक प्लस क्यू चार्ज जिसका मास कितना है, जिसको रिलीज किया जा रहा है, जिसको हाँ छोड़ दिया गया, आई तो चार्ज फिक्स है ना, ऐसे क्या किया गया रिलीज, मतलब यू बराबर। बताओ कि R2 दूरी जाते जाते यह स्पीड कितना धर लेगा, R2 दूरी जब भी जा रहा होगा यहाँ पर बताओ अभी कितना स्पीड धर लिया होगा, वेलोसिटी का मान बताओ, सही कि नहीं? एक प्लस क्यू चार्ज था फिक्स है, यहाँ पर बगल में क्या है छोटा क्यू, अभी पकड़ ले तो ठीक है, छोड़ेगा तो धक्का कैसे, धक्का मारेगा उसको। बताओ कि जब R1 से कहाँ चला गया था तब उसका वेलोसिटी का मान, जब भी R1 पर था तब पोटेंशियल एनर्जी बराबर के क्यू क्यू बाई R1 और काइनेटिक एनर्जी बराबर 0, तो फिक्स है रुक ले, और जब वहाँ चला जाएगा तो के क्यू क्यू बाई I2 प्लस आप लोग इस पर यहाँ से भी का मान सही ना, सही। अगला क्या कराते हैं लास्ट, फिर अगला बार कराएंगे, याद कर लो। अगला सवाल है कि एक प्लस क्यू चार्ज है जिसका मास m है और ये क्या है 3, और यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज इसका भी मास और चार्ज कितना है इसका है, कहाँ पर है अनंत पर। लिखा है फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ओ बताओ कि दोनों चार्ज के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जैसा कुछ, ध्यान से समझ। ये चार्ज अगर फिक्स होता तो कोई दिक्कत तो सवाल आसान था, है कि नहीं? अगर ये चार्ज क्या होता फिक्स, तो वही वाला सवाल था कि इनफिनाइट पर है, जब रेंज में फिर आएगा तो कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा रुक जाएगा, क्योंकि भी प्लस है और वो भी। लेकिन सवाल ये नहीं, सवाल है कि दोनों के बीच का क्या चीज मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा। तो ये चार्ज है कितना मास का m मास का, और ये भी चार्ज कितना है m मास का। जैसे ही इसके रेंज में आएगा इस पर बल लगाना ये शुरू करेगा और ये भी इस पर बल लगाना शुरू करेगा, लेकिन ये क्या करेगा इसके चाल को बढ़ाना चाहेगा, आई इसके चाल को बढ़ाना चाहेगा, सही कि नहीं? लेकिन दोनों का ये जो है मास क्या है, इसका मतलब एक समय ऐसा है कि दोनों समान वेलोसिटी धर लेगा, मास में कि नहीं दोनों क्या धरेगा, अगर मास में अदला बदली होता तो वेलोसिटी का मान चेंज नहीं होता। शुरू में बड़े से ही बात होगा कि बल तो बराबर लगेगा, चार्ज अलग अलग भी होता फिर भी बल, लेकिन मास अलग अलग हो गया तो तुरंत अलग अलग धर ले, ठीक है? ये बल लगाएगा उस पर, ये बल लगाएगा उस पर, इसके चाल को बढ़ाएगा इसके चाल को, लेकिन जितना से बढ़ाएगा उतना ही से घटाएगा, तो जितना देरी में ही v से v/2 पर आएगा उतना देरी में 0 से v/2 पर जाए, है कि नहीं? तो पार्टी का चाल मान लिया जाए कि 20 है, कितना है 20,
20 मीटर पर सेकंड किसी वस्तु का चाल है और किसी वस्तु का चाल कितना है 0, तो जितना देरी में 20 को 10 होने लगा उतना देरी में 0 कहाँ जाएगा? अगर दोनों का मास सेम और दोनों पर लगने वाला बल भी सेम, मैंने दोनों का तुरंत सेम, दोनों का तुरंत सेम, तब ना हुआ चेंजिंग वेलोसिटी और मैंने बटा चेंजिंग टाइम का मान सेम। एक मैंने टी सेकेंड में उसमें भी 10 चेंजिंग आया, टी सेकेंड में भी 10 चेंजिंग आया, पास में है कि नहीं? अगर ये दोनों मास क्या होता अलग अलग तो फिर तय करना पड़ता, मास के हिसाब से वेलोसिटी बैठाना पड़ता। अगर इसका मास दुगना होता इसका मास आधा, मान लीजिए 2m और इसको वेलोसिटी दुगना मिलना चाहिए था, इसको वेलोसिटी आधा, सही है नहीं? तो ये बात तो पक्का हो गया कि एक समय सिचुएशन ऐसा आएगा कि m मास जिसका चार्ज q है ये भी जाएगा v बाई 2 चार्ज से, और ये भी m मास जिसका चार्ज कितना है q, ये भी जा रहा होगा v बाई 2 चार्ज। लास्ट सिचुएशन यही हो कि बात समझ में आया कि नहीं? लास्ट का जो हालात है यही होगा, ये दोनों अभी दूरी क्या रखा होगा फिक्स, ये मिनिमम डिस्टेंस है दोनों के बीच का, क्या है मिनिमम डिस्टेंस, क्योंकि दोनों अपना वेलोसिटी अब मेंटेनेंस में ले आते हैं v बाई 2। इस में आया कि नहीं? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से सब कुछ, क्योंकि दोनों कहाँ तो बोलते हैं कि चार्ज तो सेम रहे, चाहे उससे कोई लेना देना, हाँ Q1 Q2 पर चाहे Q2 Q1 पर समान बल लगाते हैं। जब समान बल लगा रहे हैं और चूंकि मास भी क्या है समान, तो दोनों पर समान तुरंत पैदा होता होगा, लेकिन इस पर जो तुरंत पैदा होता है वो रोकने वाला तुरंत, इस पर जो पैदा हो रहा है वो धक्का मारने वाला। ये जो तुरंत पॉजिटिव एक्सीलरेशन इसको मिलेगा, इसको मिलेगा नेगेटिव एक्सीलरेशन, लेकिन तो समय मिलेगा। तो अगर ये 1 सेकंड में अपना चाल 10 चेंज करता है तो ये अपना चाल 10 चेंज करेगा, तो 10 घटाएगा और ये 10 बढ़ाएगा, तो जितना देरी में v बाई 2 पर आएगा उतना देरी में 0 v बाई 2 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में देखिए लास्ट में शुरुआती में क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का मान 0, क्योंकि अनंत पर है। इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv बराबर। अब मान लो दूरी कितना है, यही तो निकालना है, k q बाई प्लस हाफ mv बाई 2 का स्क्वायर 2 बार, एक इसका और एक ठीक है ना? यहाँ से r का मान निकला, वैसे लिखा हुआ है 0 प्लस हाफ mv स्क्वायर बराबर k q बाई x लिखा है, r की जगह x और 2 बार हाफ mv स्क्वायर। समझ गए? ठीक रहने दो, कल